सो हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ वरुण गोयल। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, डेवलपमेंट। और बहुत सिंपल चैप्टर होने वाला है। हम इसको एज क्विक एज पॉसिबल खत्म करेंगे और इसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपका कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस और सीबीएसई आरबीएसई अलग अलग जो भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे पीवाईक्यूज के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चैप्टर जैसे है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है यहाँ पे जो सेंस लिया गया है, वैसे तो एक डेवलपमेंट और ग्रोथ ओवरऑल बहुत बड़ी टर्म्स है, पर यहाँ पे जो डेवलपमेंट का सेंस लिया गया है, तो डेवलपमेंट क्या है कि आज मेरी अगर कोई करंट कंडीशन है तो उससे अगर मैं डेवलप कर जाता हूँ, यानी मेरी एस्पिरेशंस पूरी हो जाती है, जो मैं चाहता हूँ वो चीजें पूरी हो रही हैं, मुझे मिल रही हैं, तो वो मेरे लिए डेवलपमेंट है, जो मेरी ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ थोड़ा सपोर्ट करेंगी, ठीक है, मुझे हेल्प करेंगी। तो हम इसके सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। यानी डेवलपमेंट क्या हमें देती है, तो डेवलपमेंट से हम क्या चाहते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। यहाँ पे एक पूरी कैटेगरी दी हुई है कि एक किस कैटेगरी के पर्सन के क्या गोल्स हो सकते हैं। अगर वो लैंडलेस फार्मर है तो वो चाहेगा मुझे खुद की जमीन मिल जाए या फिर मुझे काम मिल जाए, ठीक है, काम तो वो कर ही रहे दूसरों के खेतों पे, अगर उसको खुद की जमीन मिल जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। सिंपली अगर मेरे पास साइकिल है, मुझे एक बाइक मिल जाती है तो मेरे लिए डेवलपमेंट है। लेकिन अगर मेरा भाई है, उसके पास ऑलरेडी बाइक है, उसको हम एक और बाइक देते हैं तो उसके लिए एज सच डेवलपमेंट कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा उसमें इफेक्ट पड़ेगा। पर उसको अगर कार मिल जाती है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो सिंपल डेवलपमेंट को समझा जा सकता है कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट के अंदर हम अपनी करंट सिचुएशन से ग्रो करते हैं, और यही चीज को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है जब इसका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, मैंने जूम करा है, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के। जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, जरूरी नहीं है किसी अदर पर्सन के लिए भी वो डेवलपमेंट हो। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको पूरा पढ़ के देखें, जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा उसमें, आई गारंटी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। अब डेवलपमेंट के अंदर क्या सिर्फ हम कमाई की बात करेंगे या हम कुछ और चीजें भी चाहते हैं। तो सबसे सिंपल सी चीज आती है कि इनकम को छोड़ के सिर्फ अगर हमें पैसा दिया जा रहा है तो सिर्फ वो हमारा डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो पैसे के साथ हमें और भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि होती है, जैसे हम चाहते हैं कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले। बहुत सारे देश, बहुत सारे पैसे वाले लोग भी हैं जो इक्वल ट्रीटमेंट के लिए सरकार से लड़ाई करते हैं, ठीक है। फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है ना, ये सब कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम चाहते हैं हमें लोगों से मिले। तो अगर ये सब चीजें हमें मिलती है तो वो भी हमारे लिए काइंड ऑफ डेवलपमेंट है कि आज सोसाइटी में जो कमजोर वर्ग है या फिर जो बैकवर्ड सेक्शंस रहे, उनको पहले अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, आज उनको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, उनको बराबर बैठने दिया जा रहा है, जो भेदभाव है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये उनके लिए डेवलपमेंट है। तो ये पैसों की बात नहीं है, ठीक है। जो भीमराव अंबेडकर हैं वो भी अमीर ही थे, उनकी फैमिली भी रिच थी, लेकिन बात पैसों की नहीं थी, जो उनकी लड़ाई थी वो इक्वालिटी के लिए थी। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल इसका लिया जा सकता है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि जो मनी होती है या मटेरियल थिंग्स हैं, वो हमारी लाइफ में हर चीजें पूरी, मतलब हम उससे चीजें खरीद तो सकते हैं पर हर चीज नहीं खरीद सकते। सिर्फ हम उनसे जो ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह की कुछ या सर्विसेज जो हैं वो खरीद सकते हैं। पर हमारी लाइफ में उससे ज्यादा कई और चीजें, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, रिलेशंस और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमें जरूरत होती है कि हम डेवलपमेंट में इनकम के सिवा अदर गोल्स को भी थोड़ा सा नोटिस करें। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि जो डेवलपमेंट होती है, जैसे उसमें और भी चीजें बताई गई है, मैंने बताया सिंपल चैप्टर है, इसमें बेसिक्स हैं, जैसे कि हमारा अच्छा एटमॉस्फेयर मिले हमें, ठीक है, अच्छी फैमिली मिले, हमें कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी मिले। मेरे पास पैसा है पर मैं उसको खर्च कर दूं, सरकार ने भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। शहर में आप पैसा मल्टीपल वेज में खर्च कर सकते हो, पर यही अगर आप गाँव में हो तो आप पैसा इतना ज्यादा खर्च नहीं कर पाओगे, वहाँ पे अलग अलग वेज नहीं है जो आपको एक सिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप ये सब चीजें चाहते हो कि अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अपॉर्चुनिटी टू अर्न एंड अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड, ठीक है, ये सब चीजें भी क्या है, डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि जो लोग हैं मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं, यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा आपका जिंदगी में एक ही गोल है, ठीक है। वो एक जो मेजर गोल होता है वो तो अलग बात होती है, हम अपने करियर को लेके वहां पे फोकस होते हैं।
फैमिली गोल्स होते हैं, रिलेशनशिप गोल्स होते हैं, सेल्फ हम क्या पोजेस करते हैं, मुझे कार लेनी है अगर मैं ये बन गया तो अगर मेरा आईएएस बनना एक गोल है तो मेरा करियर का गोल है, और अगर मैं चाहता हूँ मुझे कार खरीदनी है तो ये मेरी कुछ मटेरियल थिंग्स हैं जो मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँ तो सोसाइटी में लोग मेरी रिस्पेक्ट ज्यादा करें, तो वो भी एक मेरा गोल है। तो इस तरह से लोग मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं रेदर देन किसी सिंगल गोल को। इसके बाद आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम चैप्टर के आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और आई गारंटी इसमें से कुछ भी पोर्शन आपका छूटेगा नहीं, साथ में बने रहिए। तो अगला टॉपिक आता है नेशनल डेवलपमेंट। अब भाई सिंपल सी बात है ना, देश का हिस्सा कौन है, हम लोग हैं। तो देश वैसे तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक जगह है, लेकिन उस नेशन किसको बोलेंगे जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटी है। तो जो नेशन डेवलप होगा यानी नेशनल डेवलपमेंट होगी, वो किसके कारण होगी, एब्सोल्युटली हमारे कारण होगी। जब तक हम लोग डेवलप नहीं करेंगे, जब तक देश डेवलप नहीं कर सकता। तो ये चीज दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर किसी के जो नेशन के डेवलपमेंट के गोल है वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। यानी नेशन मेरे लिए डेवलप कर रहा है इस स्थिति में, किसी और के लिए कर रहा है इस स्थिति में। जैसे अगर महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम जो महिलाएं हैं उनके लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कहीं ना कहीं ये चीज माननी पड़ेगी कि महिलाओं को अधिकार मिलना महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रेदर देन किसी और कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए। और इसी तरह से अगर किसी भी वर्ग के लिए यानी किसी भी सेक्शन के लिए कोई नियम बनता है या कोई भी तरह से देश उस सेक्शन में डेवलपमेंट करता है, मान लो फार्मर्स को कुछ फायदा मिल रहा है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट हमें मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं जाके। लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे वो चीज जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ फार्मर्स के लिए। तो इस तरह से सब लोगों के अपने अलग अलग गोल होते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। नोशन वर्ड का मीनिंग होता है आइडिया। तो इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स आप साथ में सीखते रहें। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि एक्चुअली नेशनल डेवलपमेंट क्या है, तो हम इसको सीखते हैं। अब आता है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। आप जब बोलते हैं ना शर्मा जी का लड़का इतना कर गया, तूने तो नहीं किया, घर वाले ऐसे बोलते होंगे। तो जब ये शर्मा जी के लड़के से कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक्चुअली ये जो कंपैरिजन है यही डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पड़ोसी ने तो इतना कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया। पड़ोस में भी तो किराने की दुकान है, हमारी भी किराने की दुकान है, उसकी इतनी चल रही है, हमारे क्या कमी रह गई। तो ये चीजें हमें देखनी होती है। देश में भी ऐसा ही होता है, जब हम अलग अलग देश को देखते हैं तो उनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से हमें पता लगता है अरे ये देश तो इतना प्रगति कर गया, इसने तो इतनी रोड्स बना ली, हम अभी तक यहाँ पे क्यों हैं, हम अभी तक इस लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाए। तो यही हमें डेवलपमेंट बताता है कि ये देश डेवलप्ड है, ये देश ये अभी डेवलप हो रहा है, और एक देश है जो अंडर डेवलप्ड है, जो डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह के देश होते हैं, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड देश, ठीक है। और कमेंट्स में जरूर बताना इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, जिससे आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट होगी। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, जब हम बात करते हैं और भी कई सारी चीजों की, तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें पता लगती है। जैसे जब हम अलग अलग देशों को कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी सिमिलैरिटी और बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन अलग अलग हो सकती है, जो गेम खेल रहे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जो म्यूजिक का टेस्ट है, हम जब दो लोगों को ही कंपेयर करते हैं तो उसमें 100 तरह के डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम देश पे जाएंगे तो उसमें हजारों डिफरेंसेस होंगे। तो हमें कोई ऐसी चीज लेना जरूरी है जिससे हमें पता लग सके कि डेवलपमेंट कैसे कंपैरिजन करें, क्योंकि लोगों में इतने डिफरेंसेस हैं तो देश में कितने ज्यादा होंगे ना, ये चीज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि हम क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लो मैंने बताया लोगों को कंपेयर करना है, तो लोगों को कंपेयर करने के लिए हम उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, यानी कुछ चीजें लेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पे कि यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पर्सन कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर। मतलब लोगों के एक या एक से ज्यादा अलग अलग चीजें, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके और उससे हम लोगों को कंपेयर कर लेते हैं। और इसी के साथ जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, हाईलाइटेड लिखा हुआ है इधर, जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उनकी इनकम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है। भाई इनकम को इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि कोई भी देश अपनी इनकम के आधार पे कहीं ना कहीं ये मायने रखता है कि ये देश डेवलप है या नहीं। अगर वो देश डेवलप्ड है तो अपने लोगों को अच्छी इनकम प्रोवाइड कर पा रहा होगा। तो देखते हैं, अब देखो एक एग्जांपल समझो कि दो घर है, ठीक है। एक घर में 10 लोग रहते हैं कमाने वाले,
जो कमाते हैं, ठीक है, अर्निंग मेंबर्स हैं। एक घर में सिर्फ 2 ही भाई हैं जो कमाते हैं। तो अब एक सिंपल सी बात है, अगर उन दोनों भाइयों की सैलरी 50-50 हज़ार है, यानी वो लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उस घर में सबकी सैलरी 20-20 हज़ार है, तो वो कितना 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें उस घर की जो इनकम है वो ज्यादा लग रही है, और यहाँ पे 2 भाई हैं, इस घर की इनकम कम लग रही है कि वो तो 2 लाख कमाते हैं पर ये वाले तो एक ही कमाते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें पता है कि ये 50-50 हज़ार वाले ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो उनकी पर पर्सन की इनकम है वो इधर ज्यादा है जहाँ पे 2 लोग हैं कंपेयर टू उन 10 लोगों से। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देश को कंपेयर करने में भी कुछ इसी तरह के मेथड यूज करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली उस वे से पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से हम स्कूल में पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को समझ आए। 1-to-1 एग्जाम्पल्स और 1-to-1 चीजें, और डिस्कशन के लिए लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। तो अब सबसे बड़ा जो एक टर्म आता है वो आता है एवरेज इनकम, ठीक है। एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है, जो भी देश की टोटल इनकम है उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। यानी देश की टोटल इनकम ली, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगी पर कैपिटा इनकम, यानी पर पर्सन की जो इनकम है। जैसे हमारे पास एक पर पर्सन की इनकम आ जाती है तो हम किसी भी 2 जगहों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इधर 2 लाख रुपए कमा रहे थे एक घर में और लोग थे 10, तो पर पर्सन की इनकम हुई 20,000, और दूसरे घर के अंदर टोटल कमाई थी 1 लाख, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन है वहां की अर्निंग वाली जो हम काउंट करेंगे 2, तो टोटल यहाँ की जो इनकम हुई वो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 50,000। तो ये हो गई पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा का मतलब है पर पर्सन की इनकम, ठीक है। तो देश में भी ऐसा ही होता है। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो रूरल पर कैपिटा इनकम, अर्बन पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये भी मिल जाएंगे आपको, और अलग अलग जगह के पर कैपिटा इनकम का डाटा मिल जाएगा, अलग अलग स्टेट्स का मिलेगा। आप इसको यूएसए से कंपेयर करना कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम और यूएसए की पर कैपिटा इनकम में आपको एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा, लिटरली बहुत बड़ा गैप। आप इसको चेक कीजिएगा, आप खुद अमेज हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगली चीज आती है जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन याद रखना, ठीक है, कि हम जो अलग अलग देश हैं उनको कंपेयर करते हैं एवरेज इनकम से, जो कि किसी भी देश की टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने पे आती है, जिसको पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। मैं जब इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूंगा तो उसमें आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी, और द बेस्ट क्वेश्चन आंसर होंगे इस पूरे चैप्टर को कवर करते हुए, उसके सिवा आपको कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली चीज आती है कि अब हम कैसे मानेंगे कि कोई भी देश अमीर है, गरीब है, किस कैटेगरी में आता है। तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको पता हो वर्ल्ड बैंक इशू करता है, तो वर्ल्ड बैंक जो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू करता है, इसके अंदर ये बताता है कि किस तरह से जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसने कुछ कैटेगरीज बांट दी है। जैसे जो कंट्रीज सबसे पहले $49,300 पर साल, मतलब जिसमें किसी भी पर्सन की पर कैपिटा इनकम इतनी है, ठीक है, 2019 का डाटा है ये। अगर इससे ऊपर है तो वो कंट्रीज रिच कंट्रीज में आती हैं, ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज या रिच कंट्रीज उनको बोलते हैं। अगर किसी भी देश में $2500 से या उससे कम किसी भी देश की जो पर पर्सन की पर कैपिटा इनकम है एक साल की, अगर वो कम है तो वो कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज में आएंगी। और इंडिया जैसी कंट्रीज जिसकी पर कैपिटा इनकम 2019 में $6,700 थी, तो जो हमारी कंट्री है वो लो मिडिल इनकम कंट्री में आती है, ठीक है, मिडिल में है, नीचे है काफी, तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है। क्योंकि आप देखोगे तो इनमें गैप बहुत बड़ा है, $2500 और अप्रोक्सीमेटली $50,000, एक बहुत बड़ा गैप होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कुछ यहाँ पे कंट्रीज रही, आगे देखते हैं। देखो ये आपको देखने को मिलेगा कि जहां पे ये चेयर्स जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से बता रही है कि जो कंट्रीज जहाँ पे ना रिच होते हैं ना ज्यादा पुअर होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो लोग हैं उनको बराबर शेयर मिलता है। लेकिन जो कंट्रीज रिच जहाँ पे होते हैं, मतलब मान लो जहाँ पे पुअर हैं और अल्ट्रा रिच भी हैं, अल्ट्रा पुअर भी हैं और अल्ट्रा रिच भी हैं, तो वहां पे क्या होगा, बहुत कम पैसा, ये चेयर्स एक तरह से पैसे को दर्शा रही है, जो बहुत कम पैसे का शेयर है वो तो बहुत ज्यादा लोगों के पास होगा। यानी कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके पास थोड़ा पैसा है, लेकिन वहां पे कुछ अल्ट्रा रिच लोग होंगे जैसे अंबानी, अडानी और ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर से अगर कोई भी, जैसे मैं बीकानेर से हूँ, बीकानेर राजस्थान से, तो यहाँ पे जो डी मार्ट के ओनर हैं, बीका जी के ओनर हैं, बीका जी के ओनर का घर ही हमारे घर के पास में है उधर, ठीक है। तो ये जो लोग हैं
तो इन सब का अगर आपके भी वहां पे सिटी में कोई भी ऐसे लोग रहते हो जो ऐसे बहुत अल्ट्रा रिच हो जिनको दुनिया जानती है और वो आपकी सिटी से निकले हों, ठीक है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो कंट्री विद रिच एंड पुअर में यहाँ पे जो रिच है उनके पास एक बहुत बड़ा इनकम का शेयर होता है, जबकि पुअर लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इनकम का शेयर बहुत कम होता है, ठीक है, ये जनरल है एकदम। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या है भाई, कि इनकम को छोड़ के और कौन कौन से क्राइटेरिया हम यूज करते हैं देश को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि सिर्फ आप इनकम के आधार पे तो नहीं कह सकते ये देश अच्छा है। मान लो किसी देश में, जैसा अभी मैंने बताया, ठीक है, किसी देश में जो रिच है उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसके बेसिस पर कैपिटा इनकम तो उस देश की अच्छी आ गई, ठीक है। लेकिन हम जब कंट्री में गए तो पता लगा कि यहाँ पे यार अमीर तो कुछ है जिनके पास भयंकर पैसा है और बाकी सारे लोग गरीब हैं, तो ओवरऑल तो यहाँ पे नुकसान ही हुआ ना, मतलब हमें गलत एक हमने यहाँ पे जो एस्टिमेट है वो लगाया। तो इसलिए हम कुछ और मेजर्स का भी यूज करते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम, इंडिया के कुछ स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम दी हुई है, इसको हमें देखना है। हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है 2018-19 की, वो 2,36,147 रुपीज है। ये सारे आप देख सकते हो, जो इनकम टैक्स स्लैब है 2.5 लाख का, उससे भी नीचे आती है। तो ये अलग अलग स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम है, जिसमें बिहार की सबसे कम है और हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा है, ड्यू टू वहां का जो एग्रीकल्चरल वर्क है उसके कारण। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और कंपैरिजंस देखेंगे कि हम क्यों सिर्फ इनकम का यूज नहीं कर सकते। अभी आपको लगा ना हरियाणा एकदम बढ़िया है, और बिहार तो दिख ही रहा है कितना ज्यादा डाउन है, 40,000 ओनली पर कैपिटा इनकम, और वहीं हरियाणा की 2,36,000, यानी 2 लाख का अप्रोक्सीमेटिक डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या मेजर्स हम यूज कर सकते हैं। पहला आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा लिटरेसी रेट एंड तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो। देखो इस चीज को समझना बहुत सिंपल है। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन्फेंट का मतलब समझो 1 साल से छोटा बच्चा, ठीक है, मोर्टेलिटी यानी मृत्यु का दर, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी परसेंटेज। एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज पे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं, 1000 जिंदा बच्चे पैदा होने चाहिए, 1000 अगर जिंदा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपनी 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले पहले जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, कि ऐसे कितने बच्चे हैं कि 1000 बच्चे जिंदा पैदा हुए, भाई बच्चे कुपोषित रह जाते हैं, सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता, हेल्थ केयर नहीं मिलती, तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कैसे कितने बच्चे हुए जो 1 साल अपनी उम्र पूरा करने से पहले ही उनकी उसके अंदर अंदर डेथ हो गई, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर 100 बच्चे पैदा हुए, उनमें से मान लेते हैं अपने 20 बच्चे ऐसे निकले जिनकी 1 साल पूरा करने से पहले ही डेथ हो गई, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा 20 का हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे पर 1000 के हिसाब से 2018 का, हरियाणा का था 30, यानी अगर 1000 बच्चे पैदा हुए 30 मर गए 1 साल पूरा करने से पहले, और केरला का था 7 जो कि बहुत ज्यादा कम है, और बिहार का सबसे ज्यादा 32। अब आप एक चीज नोटिस करो कि पर कैपिटा इनकम में तो जो हरियाणा और बिहार है वो बहुत ज्यादा पीछे हैं एक दूसरे से, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ये बहुत पास पास है। बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 32 है, बल्कि वहां पे पर कैपिटा इनकम कम है, पर हरियाणा में जब पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है फिर भी वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी तक बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि वहां का जो कल्चर है, जो वहां पे पुरानी हिस्ट्री चलती आई है, जिस तरह से वहां की सोसाइटी अभी डेवलप हो रही है धीरे धीरे, तो इस कारण वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें जो ज्यादा देखने को मिलता है, हालांकि होना नहीं चाहिए इतना ज्यादा। तो यहाँ पे केरला सबसे बेस्ट है क्योंकि उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी में वो इंडिया का द बेस्ट स्टेट माना जाता है। फिर आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है ऐसे 7 साल से ऊपर, यहाँ पे डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, ऐसे 7 साल से ऊपर कितने बच्चे हैं जिनको कोई भी एक भाषा पढ़नी एवं लिखनी आती है, ठीक है। तो चिल्ड्रन who are above the age of 7 and can read and write any one language, then they are known as literate। तो वो क्या कहलाएंगे? लिटरेट कहलाएंगे, जिनको एक भाषा लिखनी वो पढ़नी आती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे लिटरेसी रेट हरियाणा का 82 है, केरला का 94 है और बिहार का 62 है। तो केरला का सबसे बेस्ट लिटरेसी रेट है जैसे बताया, और बिहार का वही सबसे कम लिटरेसी रेट है 62। हरियाणा का यहाँ पे लिटरेसी रेट हमें देखने को मिलेगा अच्छा 82। फिर इसके बाद आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का क्या मतलब होता है कि देखो 14 साल जो उम्र होती है उसके बाद चाइल्ड लेबर अलाउड होता है ना, और बहुत सारे बच्चे अधिकतर इस एज में अराउंड 9-10 कर रहे होते हैं, तो इसके बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं, या तो स्कूल की फैसिलिटी नहीं होती, या आगे पढ़ने का नहीं होता, या फिर घर पे उनको सपोर्ट करना होता है इस कारण, ठीक है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है कि ऐसे कितने बच्चे हैं
रेशियो ले रहे हैं ना, तो रेशियो हमेशा दो चीजों का होता है। तो यहाँ पे हम पहले तो वो बच्चे लेंगे जो 14-15 की उम्र तक स्कूल आते थे, और फिर वो बच्चे लेंगे जो 14-15 उम्र के बाद स्कूल आ रहे हैं। तो यानी हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा है वो 14 से 15 की उम्र में स्कूल जा रहा था, उसके बाद जा रहा है या नहीं जा रहा। समझ गए बात को, कि पहले वो स्कूल जा रहा था, अब स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा। तो पहले 100 बच्चे स्कूल जा रहे थे 14 या 15 तक की उम्र के, उसके बाद जैसे वो इस उम्र को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद ये 100 की जगह सिर्फ 80 रह जाते हैं। तो हमारा रेशियो यहाँ पे आ जाएगा सामने 4:5 का। तो इस तरह से हमें ये पता लगता है कि किस तरह से, मतलब जो कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले स्कूल जा रहे थे और अब नहीं जा रहे। तो इसको नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं, जो कि हरियाणा में हमने देखा मिलेगा 61। यानी अगर यहाँ पे ये जैसे पर 100 का बताया हुआ है, अगर 100 बच्चे पहले स्कूल जा रहे थे तो अब केवल 61 ही जा रहे हैं 14 से 15 की उम्र के बाद। केरला का बहुत अच्छा है 83, और बिहार का लिटरली बहुत कम है 43। ठीक है, वहां की पुअर कंडीशंस के कारण। तो इससे हमें पता लगेगा कि हम कैसे अलग अलग जगहों को कंपेयर कर सकते हैं। कुछ भी समझना है कमेंट्स में आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे वही सारी चीजें बताई हुई है जो भी हमने डिस्कस की, ऐसा यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब देखो मेन यहाँ पे जो हमें चीज समझनी है कि जैसे जैसे हमें पता लगता है कि किसी देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, यानी वहां पे क्या है, बच्चे ज्यादा मर रहे हैं, है ना। तो इससे हमें पता लगेगा वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी खराब है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रेट से पता लगेगा एजुकेशन फैसिलिटी भी खराब है। नेट अटेंडेंस रेशियो से पता लगेगा वहाँ पे जो सरकार की तरफ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है सरकार की तरफ से, वो इनफ नहीं है किसी घर को सस्टेन करने के लिए, तभी बच्चों को काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहाँ पे। तो बिहार तीनों ही कैटेगरी में एकदम पिछड़ जाता है, और केरला तीनों कैटेगरी में टॉप करता है। क्यों ऐसा? और जबकि पर कैपिटा इनकम के मामले में हरियाणा टॉप कर रहा था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो फैसिलिटीज है और इनकम है, इनका बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। ये अलग अलग चल सकती हैं, फैसिलिटीज अच्छी दी जा सकती हैं इनकम कम होने के बावजूद भी। ठीक है, फिर इसके बाद अब जो फैसिलिटीज हम देने की बात कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे पब्लिक फैसिलिटीज। कि भाई अगर मुझे चलना है तो मैं पहले रोड बनाऊं, ठीक है, मुझे कहीं जाना है पहले वहां पे स्ट्रीट लाइट लगवाऊं, है ना, और उसके बाद जाऊं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं सरकार को टैक्स दूंगा, हम सब सरकार को टैक्स देते हैं, और इसी के साथ उसी टैक्स की मदद से सरकार हमें कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मनी इन योर पॉकेट, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई बहुत अच्छी, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अगर आपको अच्छे से जिंदगी बितानी है तो जो आपकी जेब में पैसा है और उससे सब कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो सरकार है वो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं जो हम अपनी जेब से नहीं ले सकते। जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है तो सरकार लोगों को उसके लिए मोटिवेट करती हैं। मेडिसिन, आपके पास पैसा है, आपको मेडिसिन चाहिए, आप मार्केट में गए मेडिसिन लेने, अब सारी ही मेडिसिन ऐसी है जिसमें मिलावट है, आप क्या कर लोगे? खुद से तो बनाने बैठोगे नहीं अलग से अपनी दुकान या वो इंडस्ट्री बनवा के कि मैं खुद से खुद की फैक्ट्री लगवा लेता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए सरकार यहाँ पे अलग अलग रूल्स रेगुलेशन लाती है, कंपनीज को फोर्स करती हैं कि आप अच्छा सामान दें, अच्छी क्वालिटी दें। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मतलब सरकार हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है जो हमारी लाइफ को अच्छा इंप्रूव कर सकती है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? पब्लिक फैसिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम अगर किसी को कोई बीमारी है तो पूरा हॉस्पिटल हम नहीं क्रिएट कर सकते, सरकार करवा के देगी, हम पैसा दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे जो जरूरी रहती हैं। और सोसाइटी की डेवलपमेंट में जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे केरला का अगर एग्जांपल दें तो केरला के अंदर हेल्थ और एजुकेशन जो फैसिलिटीज है वो गवर्नमेंट की तरफ से इतनी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है आज के समय पे। तो आपको पता है सरकारी स्कूल का जो मॉडल है बहुत जगह पे चेंज किया जा रहा है, क्योंकि जरूरी है। अगर वो पब्लिक फैसिलिटी अच्छे से नहीं प्रोवाइड की गई तो देश का जो इतना पिछड़ा हुआ इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, ठीक है, वो कैसे आगे आएगा? वो नहीं आगे आ पाएगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर इसके बाद है जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें अनाज की दुकानें खोल के लोगों को अनाज प्रोवाइड किया जाता है। तो वो सिस्टम भी पब्लिक फैसिलिटीज का एक मेजर हिस्सा है। बहुत सारे लोग आज भी उसी अनाज पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वहां पे सस्ते में अनाज मिलता है, जिससे लोग अपना गुजारा कर पाते हैं, सस्टेन रख पाते हैं अपनी जिंदगी को। क्योंकि जब तक रहेंगे नहीं, जब तक कुछ करेंगे कैसे, है ना। अब ये हमारा कुछ लास्ट टॉपिक आते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहली चीज हम बात करेंगे बीएमआई की, बॉडी मास इंडेक्स। तो भाई बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स सिंपल है कि मेरी जितनी हाइट है और मेरा जो वेट है
क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो सही है। अब उस चीज को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स का यूज किया जाता है, जिसको मेजर करना बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे एक स्केल होता है, आप अपने कैलकुलेटर पे ओपन कीजिएगा, कैलकुलेटर पे आपको बीएमआई कैलकुलेटर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं बीएमआई कैलकुलेटर करके। तो आप उसमें अपना वेट डालिए, अपनी हाइट डालिए, तो इससे आपको पता लगेगा आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है। इसमें एक स्केल होता है पूरा, ठीक है, उस स्केल में अलग अलग नंबर्स होते हैं, जैसे इसमें भी यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आई थिंक बताए होने चाहिए, ठीक है। इसमें हमें पता लगता है कि हम ओबेस हैं, यानी बहुत ज्यादा फैटी हैं, ठीक है, या हम बहुत ज्यादा अंडरवेट हैं, या ओके हैं। तो जैसे अगर 18 तक इसमें अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं, हमें करना क्या होता है, पहले बीएमआई का फॉर्मूला ध्यान रखना कि हमारा जो बॉडी का वेट है केजीज में लेना है, और हमारी जो हाइट है वो मीटर, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बॉडी का वेट ऊपर लेना है केजी में, और नीचे जो हमारी हाइट है उसका स्क्वायर कर देना है मीटर में लेके, जैसे 1.5 1.6 जो भी आपकी हाइट होती है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो एक नंबर हमें मिलेगा, और उस नंबर से अब करना क्या है, उस नंबर को स्केल पे देखना है। यानी स्केल में क्या होगा, 0 से 18, 18 से 25 एंड 25 एंड अबव। अगर आप 18 से नीचे हो तो आप अंडरवेट हो, आपको और खाने की जरूरत है, बॉडी का वेट बढ़ाओ। 25 से ऊपर हो तो आप ओबेस हो, यानी आप बहुत मोटे हो और आपको पतले होने की जरूरत है। पर 18 से 25 के बीच में हो तो ओके हो। आप देखो आप कहाँ लाई कर रहे हो, 20 पे 21 पे हो तो सबसे बेस्ट हो। अगर आप 18 की तरफ जा रहे हो थोड़ा खाओ, 25 की तरफ जा रहे हो थोड़ा कम खाओ, या अपनी बॉडी का वेट जो है फैट है वो लूज करो। तो ये अलग अलग तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं पता लगता है कि कोई भी देश में जो लोग हैं वो कितने न्यूट्रिशन गेन कर पा रहे हैं और कितना सही तरह से, क्योंकि ओबेसिटी, ज्यादा मोटापा होना भी हेल्थ फैसिलिटीज की जो कमी है उसको दिखाता है, ठीक है। फिर अगला आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसमें हम अलग अलग चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट समझते हैं क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड हेल्थ और ये यूएनडीपी की, सॉरी यूएनडीपी जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें अलग अलग जो देश होते हैं उनकी एक रैंकिंग होती है, यानी जो देश हैं, ठीक है, उनको रैंक दी जाती है कि वो कितने ज्यादा डेवलप है, तो उस समय डेवलपमेंट पता लगती है। अभी जैसे हम इंडिया का भी देखेंगे कि इंडिया कौन सी रैंक पे है। इसमें 3 चीजें होती हैं जिसके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर किया जाता है। जो सबसे फर्स्ट चीज आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए, यानी किसी भी देश में ह्यूमन की डेवलपमेंट देखने के लिए, वो आती है इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम। दूसरा आता है एजुकेशन, कि वो पर्सन कितना एजुकेटेड है, ठीक है, इसको एजुकेटेड बोलते हैं एग्जैक्टली। तो वो पर्सन कितना एजुकेटेड है, यानी लिटरेसी रेट जो है वो देखा जाता है। और तीसरा देखा जाता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर को हम बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी ये पर्सन कितने साल तक जिंदा रह सकता है। किसी भी देश में एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, इंडिया की जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 to 70 है, कि लमसम उम्र जो है यही है। जो जापान है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, 90 तक जाती है, क्योंकि वहां की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो इतनी अच्छी एजेड लोगों के लिए कि वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। ये उनके लिए एक प्रॉब्लम भी बन रही है। अभी रिसेंट मुद्दा चल रहा है, आपको पता हो कि वहाँ पे यंग जनरेशन बहुत कम हो गई है, ओल्ड जनरेशन बढ़ती जा रही है, जो कि सरकार के लिए लाइबिलिटी। उनको बैठो खिलाओ और कुछ नहीं कर सकते, आप उनका यूज नहीं ले सकते, तो सरकार के लिए वो एक लाइबिलिटी होती है। तो 3 चीजें हमें समझ आई जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ली जाती है, ताकि देशों को कंपेयर किया जा सके। हमारी इनकम, हमारा हेल्थ, ठीक है, और हमारी एजुकेशन, जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ देशों का बताया गया है कि ये अलग अलग जो देश हैं, ठीक है, तो ये इनका ग्रॉस नेशनल इनकम, फिर इसके साथ लाइफ एक्सपीरियंसी, और इसी के साथ साथ ऐसे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, और ये कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई है। ओवरऑल जो हमारी इंडिया की रैंक है वो है 130, ठीक है। तो भाई अप्रोक्सीमेट यहाँ पे जो देश माने गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 189 टोटल जो देश है वो माने गए हैं HDI के अंदर, और उसमें से हमारी रैंक 130 है, जो कि बहुत नीचे है, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो इस कारण फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण इसको मैनेज करना बहुत एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। श्रीलंका जो हमारे नेबरिंग देशों में, सारे हमारे नेबरिंग देश हैं, श्रीलंका हमारे नेबरिंग देशों में हमसे काफी अच्छा है, लेकिन बाकी अगर हम देशों की बात करते हैं तो उन सब देशों की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा पुअर है। पर अगर कोई ये कहे कि सर श्रीलंका में तो इतनी कंडीशन खराब चल रही है अभी, तो बेटा वो बाद में हुई है, ठीक है, वो कोविड और उसके बाद के समय की बात है। लेकिन अगर हम उससे पहले की बात करें तो श्रीलंका अपनी बेस्ट पोजीशन में था आज तक में। फिर इसके बाद जो बाकी देश हैं उनकी पोजीशन बहुत कम है, और पाकिस्तान हर चीज में पीछे रहने वाला, इसको आदत है सबसे लास्ट में भागने की, तो ये 154 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पब्लिश की जाती है, याद रखेंगे ये। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट
टॉपिक आता है बिल्कुल छोटा सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल है कि ऐसी डेवलपमेंट करनी है कि आज का भी काम निकल जाए, फ्यूचर का भी काम निकल जाए। यानी ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ रुपए हैं, ठीक है, आपने उसको आज सारे यूज कर लिए, अब पता था फ्यूचर के लिए चाहिए, फ्यूचर के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम सस्टेन करके चलते हैं, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रेजेंट जनरेशन में यूज करेंगे और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखेंगे, ठीक है। तो व्हेन वी यूज रिसोर्स इन द प्रेजेंट जनरेशन एंड आल्सो सेव देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें सस्टेन करके चलना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो ये डेवलपमेंट चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सबको ये पूरा चैप्टर जो है समझ आया हो। यहाँ पे ग्राउंड वाटर का एग्जांपल दिया हुआ है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम उसको इतना यूज कर लेंगे कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें उसको बचाना चाहिए। और दूसरा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। फिर हम इसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है और बाकी सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना। क्वेश्चंस और बहुत सारे जो एमसीक्यूज के वीडियोस हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो हैं वो सारे अपलोड होते रहेंगे, आपको पीडीएफ मिलती रहेगी एज सुन एज पॉसिबल। जैसे मैं मेरा टेलीग्राम चैनल बनाता हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर अभी तक बन गया होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब आपको सिर्फ उस पे जाके उसको फॉलो करना है, उस पर आपको सारे जो कंटेंट्स हैं वो सारा मिल जाएगा। चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।